फिर से आप लोगों का केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक न एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, एसीएफ में या सीजी व्यापम में या अदर व्यापम हो, उसमें एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, या कोई भी कंपटीशन एग्जाम है जिसमें केमिस्ट्री जुड़ा होता है उसमें से इस टॉपिक के क्वेश्चन आता ही है। वो टॉपिक है थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक मतलब होता है उष्मागतिकी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? उष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक ये टॉपिक है। तो इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बनता है, किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है वो होता है संभवन ऊर्जा उष्मा से। क्या है टॉपिक पहला? संभवन उष्मा। इसको संभवन उष्मा को उत्पादन उष्मा भी बोलते हैं, प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको। तो इससे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? तो सबसे पहले तो इससे क्वेश्चन आता है कि संभवन उष्मा की गणना करिए करके। ये वाला, ये थोड़ा न्यूमेरिकल आता है और इसका न्यूमेरिकल बहुत सरल है, बहुत इजी है। तो किस टाइप से उसको बनाना है उसको बताता हूं। तो सबसे पहले मैं इसमें कुछ 2-3 लाइन बता देता हूं आप लोगों को। तो पहला है, किसी भी तत्व, कोई एक तत्व है, इस तत्व की, किसी भी तत्व की यदि वो मानक अवस्था में हो, किसी भी तत्व की मानक अवस्था में संभवन उष्मा जो है वो शून्य होती है। क्या होती है? कोई भी तत्व यदि वो मानक अवस्था में है तो उसका संभवन उष्मा का मान शून्य होता है। ये पूछा जाता है एग्जाम में। एग्जाम्पल के लिए इसका पूछा जाता है। एग्जाम्पल के लिए ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? ये कार्बन का मानक अवस्था है। कार्बन का क्या है? मानक अवस्था है। ये ग्रेफाइट जो है कार्बन की मानक अवस्था है, इसलिए इनका जो संभवन उष्मा की मान होता है वो शून्य होता है। बट ध्यान रखिएगा, ये दोनों में कंपैरिजन करके पूछा जाता है। बट यदि हम हीरा को माने, डायमंड को यदि हम माने तो इसका संभवन ऊर्जा का मान शून्य नहीं होता, क्योंकि यह कार्बन का मानक अवस्था नहीं है। इसलिए इसका मान होता है 1.89 केजे मोल -1। ये होता है इसका मान जो है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो अब संभवन उष्मा का गणना करना मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। बहुत इजी है। किस टाइप से गणना करना है मैं बता रहा हूं एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, तो ये है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको ऐसा न्यूमेरिकल बना के दे देगा और इसमें बोलेगा संभवन उष्मा की गणना करना है। ठीक है, तो डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन ये पूछेगा कि इसमें डायरेक्ट यहां से उठाए क्वेश्चन कि बेंजीन का संभवन उष्मा की गणना करिए। उसका क्या आएगा? बेंजीन का संभवन उष्मा का मान क्या होगा? ये डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो उसको कैसा टाइप का बनाना है? बहुत इजी है। ये आपको दिया रहेगा, ये आपको ऑलरेडी दिया रहेगा। तो कैसे करना है देखिए। सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड कर लेते हैं। मान लिए जाए ये पार्ट को अलग कर दिया मैं, ये पार्ट को अलग कर दिया। ये दिया रहेगा, ये दोनों एक साथ रहेगा, अलग रहेगा। ठीक है, और इसके बारे में पूछा जाएगा बेंजीन के संभवन उष्मा की गणना करिए करके। तो देखिए है क्या, हमको जैसे देखिए अब यहाँ पर जो इसका मान आ रहेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब यहाँ का हमको कार्बन डाइऑक्साइड देना है, ये दिया रहेगा इस टाइप का। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का मान कितना आया है? 6 आया है। तो इसका डेल एच का जितना मान रहेगा उसमें उसको गुणा करना है हमको। ये यहाँ 6 को उठा के हम यहाँ गुणा कर देंगे। सेम उसी प्रकार H2O का मान दिया है, तो हमको बेंजीन वाले में देखना है कि H2O का मान कितना है। तो H2O का मान कितना है? 3 है। तो हमको 3 से गुणा करना है। तो देखिए गुणा करते हैं। 6 दूनी 12, 12 की 2, 1 बच गया। 6 एकम 6, 6 और 1 7, 2 दशमलव के बाद 1 अंक के बाद दशमलव है, मतलब 7.2 आ गया इसका मान जो है। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसको गुणा करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये इसका मान ये आ गया। अब क्या करना है? बहुत इजी है, ये दोनों को जोड़ देना है। जोड़ दीजिए, इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 3 और 2 5, और इसको जोड़ेंगे 7 और 6 कितना? 13। तो 1 अंक बाद लगाना है हमको। तो ये
13.5 इसका मान आ गया। अब क्या करना है, ये सॉरी ये माइनस में है ना, सॉरी ये माइनस में, तो इसका मान आएगा किसमें, माइनस में आएगा, तो ये इसका मान हो गया। अब इसको क्या करेंगे, जो इसका जो पूरे का इसका मान आ रहेगा, इसको समीकरण 1 का जो मान आया रहेगा, तो समीकरण 2 में इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। मतलब -2.6 से क्या करेंगे, इसको ऐसा मान लेता हूं, से क्या करेंगे, घटाएंगे किसको, 13.5 को, इसको घटा देंगे हम। मतलब समीकरण 2 को समीकरण 1 सॉरी समीकरण 2 से समीकरण 1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो अब घटा के देखते हैं, तो इसका मान क्या आता है, देखिए इसका मान जो आ रहा है, डायरेक्ट ऐसा करके घटा देता हूं, ठीक है, 13.5 हो गया, ये 2.6 है, ये हो गया। 5 को क्या मान लेंगे हम लोग, 15 मान लेंगे। 15 में दिए थी हम 6 घटा दें तो कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। हमारे पास कितना बच गया, 1 बच गया। 1 बच गया मतलब 1 लगा दिए, 3 और 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, और यहाँ 1 का 1 हो जाएगा। मतलब ये इसका मान क्या आ जाएगा, 10.9। ये बहुत इजी, मैं थोड़ा हल्के से इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये गुणा भाग करते बनना चाहिए, जोड़ना घटाना बनना चाहिए। बहुत इजी है, बहुत इजी भी है। तो इसका मान किसमें आ गया, +10.9 आ गया। तो ये इसका मान है। तो ये ध्यान देना है, बिल्कुल बहुत आसान है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा मैं एग्जांपल लिखा हूं, ये तो सब ठीक है, बस मैं डेल एज का मान को चेंज कर दिया हूं। तो इसको देखना है कि कैसे इनका गणना कैसे करना है। सेम जो पिछले में गणना किया था, सेम इसमें भी वैसी करना है। आपको ऐसा दिया रहेगा, आपको क्या कर लेना है, इसको पार्ट 1 कर लेना है, इसको पार्ट 2 कर लेना है कि नहीं। तो आगे देखिए करना क्या है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड का जो मान आया रहेगा उसको इसमें पुट करना है, और जो H2O का मान रहेगा उसको इसमें पुट करना है। तो ये पुट कर दिए। अब इसको गुणा कर लेते हैं। देखिए 6 सत्ते 42, 42 की 2 हाथ के लिए 4, 9 छक्के 54, 54 और 4, 54 4 कितना हो गया, 58 हो गया। ये ठीक है। और आगे इसमें चलिए, और इसका मान जब ये माइनस में, तो इसका मान क्या इसमें आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। इसमें देखिए 8 का मान 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 की क्या हो जाएगा, 24 की 4 बच जाएगा 2, और 6 तिया 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये माइनस, इसका मान कितना आएगा, -204 हो जाएगा। तो हम पहले ही बोले थे कि इन दोनों के मान को हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ना है, तो इसको जोड़ लीजिए, 4 और 2 6 हो जाएगा, 8 का 8 हो जाएगा, और 5 और 2 7 हो जाएगा। तो इसका मान कितना आ गया, -786 आ गया इसका मान। अब करना क्या है हमको, कि अब इसको हम समीकरण पहला मान लेते हैं, इसको हम दूसरा मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण दूसरा से समीकरण पहला को क्या करेंगे, हम घटाएंगे। तो घटाएंगे तो कैसे, इसको स्टेप मान सकते हैं, -788 ये हो जाएगा, -786। इसको ऊपर कर लेते हैं, उससे घटाएंगे, इसको 0 मान सकते हैं ये। अब इसको क्या करेंगे, हम घटाएंगे। देखिए 0 है, 4 घटाएंगे कितना बच जाएगा, 6 हो गया। एक इसको दे देंगे, ये कितना है, 86 है। 86 से क्या घटाएंगे, 4 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा, हो गया। ये 8 का कट, ये 7 का कट, मतलब कितना बच गया, 1 के बाद दशमलव लगा, मतलब 2.6। इसका जो मान आया है, क्या आया है, 2.6 आया है। तो ऐसे हमको क्या करना है, बहुत इजी वे में करना है, बहुत सरल है, कुछ नहीं करना है। जो भी पूछेगा, जिसका पूछेगा, जैसे इसे पूछे है बेंजीन की संभावना ऊष्मा की गणना करिए, तो क्या करना है, इसके मान को क्या करेंगे, जो भी इसका डेल एच का मान को क्या करेंगे, इसमें जो इसका प्रोडक्ट आ रहेगा उसको क्या करेंगे, पुटअप करते जाएंगे। पुटअप करने के बाद क्या करेंगे, इस दोनों जो पहला वाला है, पहला नंबर का जिसको 2 पार्ट में बांटे थे, उसको क्या करेंगे, पहले इसको गुणा करेंगे, जितना आएगा रहेगा, फिर जितना भी मान आएगा उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या करेंगे, जिसमें भी इसका जो मान आया रहेगा, जिसका पूछा गया है, उसमें क्या करेंगे, घटाएंगे तो उसका क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। तो ये इसका मान है, बहुत इजी है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस टॉपिक का नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्या है उसको। हाँ, नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक है, वो टॉपिक है एंट्रोपी।
बहुत आदमी कंफ्यूज होते हैं एंट्रोपी और एंथैल्पी में, है कि नहीं। तो अब ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगा, विथ कॉन्सेप्ट। कैसे देखिए, एंट्रोपी है तो हम क्या करते हैं, किसी भी निकाय में, किसी भी निकाय, अब निकाय क्या होती है बात यहां पर उठ रही है। मान लीजिए ब्रह्मांड है कि नहीं, तो ब्रह्मांड में ताप, दाब, सांद्रता, ये सब में परिवर्तन जो होता है ब्रह्मांड में, उसी को एक इकाई को या एक सर्कल को या एक ऐसा स्थान को, जिसको हम क्या बोलते हैं, निकाय बोलते हैं, जहां ये सब चीज का परिवर्तन होता है ब्रह्मांड में, है कि, तो उसको निकाय बोलते हैं। तो एंट्रोपी को मैं बता रहा हूं, किसी भी निकाय में एक प्रकार का जो एंट्रोपी है वो अव्यवस्था की माप है। अव्यवस्था कैसे, उसको देखते हैं। अव्यवस्था कैसे, क्या बोले हैं, किसी भी निकाय में अव्यवस्था की क्या है, ये माप है। कैसे देखिए, जितना ज्यादा अव्यवस्था रहेगा उतना ज्यादा एंट्रोपी का मान बढ़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए अपने घर का मान लेते हैं, यदि पूरा सामान बिखरा है, सब तरफ इधर उधर पड़ा हुआ है, उसमें एंट्रोपी का मान बढ़ा मिलेगा। बट यदि हर सामान सिस्टमेटिक रूप से यदि रूम में जमा होगा तो वहां पर एंट्रोपी का मान क्या होगा, कम होगा। कहने का मतलब मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको इसको बताना चाह रहा हूं। मान लीजिए क्या है, कोई सॉलिड है, सॉलिड से हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मान लीजिए लिक्विड में कन्वर्ट कर लेते हैं, लिक्विड से हम इसको क्या कर लेते हैं, गैस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमको ऑलरेडी पता है कि जो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉलिड के जो अणु जो होते हैं वो बहुत पास पास में होता है, बहुत पास पास में होता है, और लिक्विड का जो अणु जो होता है वो थोड़ा दूर दूर में होता है, कंपैरिजन देन सॉलिड। और जो लिक्विड और जो गैस का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो बहुत दूर दूर में होते हैं, बहुत दूर दूर में होते हैं, बहुत दूर में होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सॉलिड में क्या अणु क्या होते हैं, सिस्टमेटिक रूप से जमे होते हैं। तो कहने के बाद इसमें एंट्रोपी का मान क्या हो जाएगा, सबसे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा इसमें। अब इसके कंपेयर में इसका मान थोड़ा हाई होगा और इसका मान क्या होगा, बहुत ज्यादा हाई होगा, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत दूर दूर में बिखरे होते हैं। इसलिए क्या होता है, एंट्रोपी का मान सबसे कम किस में होता है, सॉलिड में होता है, और सबसे ज्यादा किस में होता है, गैस में होता है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी निकाय में अव्यवस्था की माप को क्या बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं, और गैस में सबसे ज्यादा अव्यवस्था होती है। कहने का मतलब है कि एंट्रोपी का मान सबसे ज्यादा गैस में होती है। जितना ज्यादा हम किस चीज को यदि मिलाते जाएंगे, जितना ज्यादा उसका क्या हो जाएगा, अव्यवस्था क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। इसको और एक एग्जांपल के माध्यम से आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूं। वो कैसे, देखिए कि मैं मान लिया जाए a प्लस बी है, उसको हम क्या कर दिए, बी सी में क्या, सॉरी सी डी में कन्वर्ट कर दिए। a प्लस बी क्या है, अलग अलग है, अलग अलग है, और यहां जाके जुड़ गया। मतलब इसका क्या होगा, इसका जो एंट्रोपी का मान है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। हम क्या बोले हैं, अव्यवस्था की माप है, यहां पर क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, मतलब संकुचन हो रहा है, इसलिए यहाँ घट जाएगा। बट यदि हम उसी को उल्टा यदि ले लें, ये ले लें, ये जुड़ा हुआ चीज क्या हो जाएगा, अलग अलग टूट गया, मतलब क्या हो जाएगा, एंट्रोपी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये इसका थोड़ा सा मैं न्यूमेरिकल बता देता हूं, यही इसका कॉन्सेप्ट है, बहुत सरल है, इजी है। इसका मैं एग्जांपल के आप लोगों को थ्रू सॉरी इसका कैसे डिनोट करते हैं, इसका कैसे फार्मूला निकालते हैं उसको बताते हैं। इसको एक्चुअल में एस से डिनोट करते हैं, और एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी इसको माना जाता है कि नहीं। यदि हम इसको एक पक्ष में क्या करेंगे, डेल लेने पर, तो डेल एस हो जाएगा, और हमको पता है क्यू का मान जो होता है डेल एच होता है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, डेल एच अपॉन टी। ये इसका क्या होता है, ये एंट्रोपी का ये न्यूमेरिकल फॉर्म है। और एंट्रोपी को किससे डिनोट करते हैं, डेल एस से, याद रखिएगा, डेल एस से एंट्रोपी को डिनोट करते हैं। और इसका जो यूनिट होता है, ये पूछा जाता है, यूनिट पूछा जाता है, यूनिट, इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका जो यूनिट जो होता है केजे मोल -1 और K-1 ये होता है, या इसी बोलते हैं कैलोरी में यदि लेंगे तो मोल -1 K-1, ये याद रखिएगा। इसका यूनिट डायरेक्ट उठा के पूछ दिया जाता है कि एंट्रोपी का यूनिट क्या होता है, तो ये याद रखिएगा।
बहुत इजी है और बहुत सरल है। और इसका मैं कुछ 2-3 एग्जांपल दे रहा हूं, उसके माध्यम से आप लोगों को एंट्रोपी पहचानने के लिए बताऊंगा। तो कैसे, देखिए मैंने कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, उसमें एंट्रोपी घटेगा या बढ़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि इसमें एंट्रोपी का मान बढ़ेगा या एंट्रोपी का मान घटेगा। तो कैसे करना है, देखिए मैंने पहले ही बता दिया, एंट्रोपी क्या है, अव्यवस्था की माप है। अव्यवस्था जहां ज्यादा रहेगी एंट्रोपी का मान बढ़ेगा, अव्यवस्था जहां कम रहेगा वहां एंट्रोपी का मान घटेगा। कैसे, देखिए जल को उबलना, तो हमको सबको पता है भाई जल उबलेगा क्या होगा, गैस निकलेगा, तो इसका मान क्या होगा, बढ़ेगा, एंट्रोपी का मान बढ़ेगा। बर्फ का गलना, सॉलिड से लिक्विड कंडीशन में आएगा वो, तो वो भी क्या होगा, उसमें भी क्या होगा, बढ़ेगा। हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, गैसों का विसरण। गैसों का विसरण मतलब होता है फैलाव, फैलना। जो भाई जब गैस और फैलेगा, जब दूर दूर होगा, तो और क्या होगा, और एंट्रोपी का मान क्या होगा, और इंक्रीज होगा, और क्या होगा, बढ़ेगा। ठोसों का संक्रमण, ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। संक्रमण मतलब जो होता है, ठोसों का संक्रमण मतलब होता है एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट होना। सॉलिड से ना तो लिक्विड में कन्वर्ट होना, ना ही क्या है, गैस में कन्वर्ट होना, डायरेक्ट क्या होना, सॉलिड से सॉलिड में कन्वर्ट होना, उसको ठोसों का संक्रमण बोलते हैं। तो भाई इसमें तो सॉलिड से सॉलिड में ही कन्वर्ट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्थिर रहेगा, याद रखिएगा ना। इसमें ना तो एंट्रोपी का मान बढ़ेगा, ना तो एंट्रोपी का मान घटेगा। अंडा का उबलना, यहां पर क्वेश्चन उठ रहा है कि हमको लगता है भैया अंडा का तो अंदर लिक्विड होता है, लिक्विड से जब हमको उबालते हैं तो क्या होगा, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। वो तो होता है, बट ऐसा नहीं है। अंडा को जब उबालते हैं तो क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा, गैस का जमा होगा, गैस भरेगा, और क्या होगा, गैस जब बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो अंडा को क्या होगा, फैलेगा। जब अंडा जब फैलता है तो क्या होता है, वो फूट जाता है। अंडा जो है भाई उसको उबालेगा तो फूट जाता है या दरार पड़ जाता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, अंडा को उबालने से क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है एंट्रोपी का मान, ध्यान रखिएगा। इसमें देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है, तो क्या होगा, ये सॉलिड से क्या हो जाएगा, ये गैस के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इसमें भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। या फिर इसको ये भी मान सकते हैं, ये जुड़ा हुआ है और वो टूटते हुए हो रहा है, मतलब बिखराव हो रहा है, तो क्या होगा, इसका मान बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, H2 + Cl2 करके क्या बनाएगा, 2HCl बनाएगा, मतलब इसमें क्या हो रहा है, ये घटेगा। इसमें मतलब कहने का मतलब हम बताए थे ना, ये क्या होगा, ऑलरेडी क्या हुआ है, बिखरा हुआ है, बिखरा हुआ से क्या होगा, ये जुड़ा हो रहा है, तो क्या होगा, घटेगा। नेक्स्ट देख रहे हैं, अमोनिया का बनना, डायरेक्ट ऐसे पूछता है, ऐसे में हम तो पहचान लेंगे भैया के इसमें ये थोड़ा अलग अलग है, जाके जुड़ रहा है, तो इसको हम फट से लगा देंगे कि बढ़ा है घटा है। बट अमोनिया का बनना तो हमको पता होना चाहिए कि N2 + 3H2 बना के क्या बनाता है, ये अमोनिया बनाता है, 2NH3। ये तो कहने का मतलब क्या है, ये जो बिखराव है उससे क्या हो रहा है, ये जुड़ाव हो रहा है, तो ये क्या होगा, इसमें घटेगा। अमोनिया का बनना मतलब एंट्रोपी का मान क्या होता है, उसमें घटता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम तो देख रहे हैं, तो एक नजर से हमको क्या लग रहा है कि ये बिखराव है, ये जुड़ाव हो गया, मतलब हमको लग रहा है कि क्या होगा, ये डायरेक्ट क्या होगा, घटेगा लग रहा है, बट ऐसा नहीं है। हमको ध्यान रखना है कि ये क्या है, कार्बन क्या है, सॉलिड अवस्था में है, और ये क्या है, गैस अवस्था में है। बट जो बन रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैसीय अवस्था में है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है ना ये, तो इसमें क्या होगा, ये बढ़ेगा एंट्रोपी का मान, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं, एंट्रोपी के बाद एंथैल्पी देखते हैं, एंथैल्पी कैसे होता है। इसी में एक और देखते हैं, एंट्रोपी में एक पूछा जाता है, इसका मान को डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि आदर्श गैस का एंट्रोपी क्या होता है। डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि आदर्श गैस का एंट्रोपी का क्या मान होता है। तो इसका जो मान होता है, ΔS = 2.303 nRT log V2/V1, या एक और होता है ΔS = सेम रहेगा 303 nRT log P1 = P2/P2। हो गया ना। तो ये आदर्श गैस का एंट्रोपी होता है। इसके बाद जो एक अहम जो टॉपिक होता है,
वो टॉपिक है एंथैल्पी, उसको मैं बता रहा हूं एंथैल्पी को। तो देखते हैं एंथैल्पी क्या है। एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या है? किसी भी तंत्र में, कोई एक तंत्र ले लेते हैं, मान लिया जाए कोई तंत्र है, इसमें कितना जो ताप है कि कितना ताप है, तो इसको एक, इसका डेफिनेशन ये बोल सकते हैं कि किसी तंत्र में कुल ताप या कुल ऊष्मा की मापन को क्या बोलते हैं? एंथैल्पी बोलते हैं। डायरेक्ट किसी भी तंत्र के कुल टोटल ऊष्मा या ताप के मापन को क्या बोलते हैं? एंथैल्पी बोलते हैं। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं उसको बताते हैं। इसको क्या करते हैं? एच से डिनोट करते हैं स्टार्टिंग में, इसका न्यूमेरिकल तो ऐसे डेल एच से करते हैं। एच, तो एच इज इक्वल टू जो होता है वो होता है ई प्लस पीवी, ये होता है इसका। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम क्या करेंगे? डेल का मान रख देंगे दोनों तरफ। तो ये क्या हो जाएगा? डेल एच हो जाता है, ये डेल ई हो जाता है, प्लस पी डेल बी हो जाता है ये। बट हमको पता है ये आदर्श गैस होता है, आदर्श गैस होता है। तो आदर्श गैस में इसका मान जो हो जाता है चेंज हो जाता है। डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस इसका जो मान है वो क्या हो जाता है? डेल एनआरटी, ये हो जाता है, क्योंकि ये आदर्श गैस होता है। तो इसका मान क्या हो गया? ये। तो एंथैल्पी को क्या हम से डिनोट करते हैं? डेल एच से डिनोट करते हैं एंथैल्पी को। अब इसमें आगे हम ये देखते हैं कि इसका एक छोटा और फार्मूला होता है। डेल एच इक्वल टू सिग्मा एच प्रोडक्ट माइनस सिग्मा एच रिएक्टेंट, ये याद रखिएगा। ये एक और होता है इसका। तो बहुत सरल है, इसको डायरेक्ट ऐसा पूछा जाता है कि डायरेक्ट इसको पूछा जाता है, या फिर इसको डिनोट कैसे करते हैं, या डेल एच का मान को इसमें कैसे, इसका फार्मूला कैसे निकालते हैं, ये पूछ लिया जाता है। और इसमें और जो और किस टाइप के क्वेश्चन आता है उसको बता देता हूं मैं कि यदि डेल एच का मान पॉजिटिव में आया तो डेल एच बड़ा होगा किससे? डेल ई से। हो गया। यदि डेल एच का जो मान है यदि निगेटिव आया तो डेल ई बड़ा होता है किससे? डेल एच से। यदि डेल एच का मान क्या आ गया? 0 आ गया, तो डेल एच और डेल ई दोनों क्या होता है? बराबर होता है। अच्छा, ये डेल ई जो है आंतरिक ऊर्जा होता है, इंटरनल एनर्जी होता है। तो ये एंथैल्पी के बारे में हो गया। और अब एंथैल्पी से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इससे किस टाइप का क्वेश्चन आता है। बाकी तो हम बता दिए कि कैसा कैसा होता है एंथैल्पी। किसी भी तंत्र में उसका टोटल जो ऊष्मा होता है उसका मापन होता है क्या? एंथैल्पी। तो अब देखते हैं एंथैल्पी में किस टाइप का क्वेश्चन आता है उसको। अब एंथैल्पी में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको कैसे बनाना है? बहुत इजी है और बहुत सरल है। कैसे? देखिए, क्वेश्चन पूछ दिया है N2 + 3H2 रिएक्शन करके 2NH3 बना दिया, ठीक है, जिसका एंथैल्पी क्रमशः XYZ है, बता दिया। जिसका एंथैल्पी क्रमशः XYZ है, तो एंथैल्पी में परिवर्तन क्या होगा ये बता दिया। तो हमने एक सूत्र लिखा था, आप लोगों को याद होगा कि डेल H इक्वल टू सिग्मा H प्रोडक्ट माइनस सिग्मा H रिएक्टेंट, ये हमने लिखा था, आप लोगों को अच्छे से याद होगा, ठीक है। तो इस सूत्र में हमको क्या करना है? पुटअप करना है। कैसे? देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है? इसमें प्रोडक्ट देखना है। प्रोडक्ट को रिएक्टेंट से, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट को घटाना है। तो प्रोडक्ट क्या है? 2NH3। तो यहां पर हम देखते हैं 2NH3, तो हम इसको क्या बोले हैं? XYZ है मान लिए, तो हम इसको X मान लेते हैं, इसको Y मान लेते हैं, इसको Z मान लेते हैं। हो गया। तो हमको Z को पहले लिखना है, प्रोडक्ट को। तो Z इसमें कहां पहले है? देखिए Z कहां पहले है, ये देखिए Z इसमें पहले है, ये इसको देखिए। तो क्या हो जाएगा?
इसमें 2 लगा है तो क्या हो जाएगा 2z माइनस लगा है, उसके बाद इसमें आ जाइए प्रोडक्ट में आ जाइए, तो x का मान कितना है n है मतलब इसको हम n है मतलब इसमें एक लगा है, एक को लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, तो x प्लस कितना है 3 है, y कितना है 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, ये b आ जाएगा। तो बहुत इजी है, बस हमको ध्यान बस रखना है, हो गया। दूसरा देखिए 2NH3 रिएक्शन करके N2 प्लस 3H2 बनाया, तो उसका डेल H और डेल E में संबंध क्या होगा। तो एक और हम आप लोगों को बताए थे कि इसका संबंध के बारे में बताए थे कि डेल H का मान यदि पॉजिटिव में आया तो डेल H बड़ा होगा डेल E से, हमने पहले ही बता दिया था, और यदि इसका मान निगेटिव में आएगा तो डेल E बड़ा हो जाएगा, आंतरिक ऊर्जा का मान बड़ा हो जाएगा, और यदि इनका मान 0 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका मान दोनों बराबर हो जाएगा या स्थिर हो जाएगा। तो देखते हैं इसको कैसे होगा। उसको हमको पता है रेट ऑफ रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में जितने मॉलिक्यूल्स है उसको हम रिएक्टेंट के जितने मॉलिक्यूल्स होता है उसमें क्या कर देते हैं, हम घटा देते हैं। तो कैसे, देखिए यहाँ 3 और एक 4 है, तो 4 हो गया प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कितना है 2 है, तो ये 2 घटा दिए तो इसका आंसर क्या आ गया +2 में आ गया, मतलब इसका मान किस में हो रहा है, प्लस में हो रहा है। तो इसका संबंध क्या हो जाएगा, दोनों के बीच संबंध क्या हो जाएगा, डेल H बड़ा हो जाएगा किससे, डेल E से। बहुत इजी है, हमने इसके बारे में पहले ये भी बता चुका है, पहले ही बता चुके हैं, तो इसको देख लीजिएगा, बहुत इजी है। नेक्स्ट देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इजी है, घबराने वाली बात नहीं है, इसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर कंपटीशन एग्जाम में। तो मैंने क्या किया है, पूरे बुक को निचोड़ के किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वो आप लोगों को बताया हूं, तो देखिएगा क्या है। 2 मोल आदर्श गैस का आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना है, 2.5 है, ताप 2 के दिया है और R का मान भी 2 दिया है, तो एंथैल्पी में परिवर्तन क्या होगा। तो हमको पता है एक एंथैल्पी का सूत्र हमको पता है क्या है, डेल H इजिकल टू डेल E प्लस डेल nRT, ये हमको पता है, ये सूत्र हमको कुछ नहीं, इसमें हमको क्या करना है, मान को पुटअप करते जाना है। कैसे, देखिए बराबर कर देते हैं, आंतरिक ऊर्जा डेल ई हमको क्या बोले थे, हम आंतरिक ऊर्जा है, तो आंतरिक ऊर्जा क्या बोले हैं 2.5 बोले हैं, हो गया, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, डेल को हटा दीजिए, अब n, तो इसमें देखिए 2 मोल दिया, आदर्श गैस का क्या है, मोल कितना है, तो ये n का क्या बोलता है, किसको दर्शाता है, ये नंबर ऑफ मोल को दर्शाता है, तो कितना दिया है 2 दिया है। उसके बाद कुछ नहीं होता, यहाँ पर क्या है गुणा है, तो गुणा कर देता हूं, r का मान यहाँ पर दिया है 2 दिया ही है, t क्या होता है टेम्परेचर है, तो यहाँ भी ताप दिया हुआ 2, तो ये 2 ये हो गया। अब इसको हम क्या गुणा भाग कर लेते हैं, कैसे, देखिए 2 दूने 4 और 4 दूनी 8, 8 प्लस 2.5 मतलब 2.5 प्लस 8, ये हो गया। अब जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10.5, ये इसका आंसर आ गया। बहुत इजी है, एकदम इजी है, बस आपको ये ध्यान रखना है और कुछ नहीं है, एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब एक इसमें एक एग्जांपल और देता हूं, देखिए एग्जांपल क्या है, एक एग्जांपल और है, तो उसको देखिए, इसे पूछ दिया है N2 प्लस, ये पूरा ऐसे एक इक्वेशन दे दिया है, इसे पूछा एंथैल्पी में, इसका एंथैल्पी का जो मान है क्रमशः 2, 3 और 10 है, मतलब इसका मान 2 है, इसका मान 3 है, इसका मान 10 है, डायरेक्ट बता दिया है। तो एंथैल्पी में परिवर्तन क्या होगा, डायरेक्ट पूछा है, तो कैसे करना है, हमको ऑलरेडी इसका जो सूत्र पता है ये वाला, डेल H इजिकल टू सिग्मा डेल प्रोडक्ट माइनस डेल H रिएक्टेंट, ये हमको पता है। तो देखते हैं, पहले क्या करेंगे, डेल H प्रोडक्ट कौन है, ये है, तो क्या करेंगे, हम इसको 2 को लिखते हैं, 2 को लिखते हैं मतलब क्या करेंगे, 2 गुणित 10 हो जाएगा, 10 को भी लिखना पड़ेगा ना, उसके बाद माइनस लगा देंगे, माइनस लगाने के बाद क्या करेंगे, 2 एकम 2, 2 गुणित 1, इसको लिख दिया प्लस, क्योंकि यहाँ पर n प्लस 1 है, ये लिखेंगे नहीं भी लिख सकते, यहाँ 3 है तो 3 गुणित 3 कर सकते हैं इसको, ये इस टाइप का। अब इसको गुणा भाग कर लेते हैं, 10 दूनी 20 माइनस 3 तिया 9, और ये क्या हो गया 2 एकम 2, ये
तो 9 और 2 कितना हो गया, 20 माइनस कितना हो गया, 11 हो गया। तो 20 में से 11 घटाएंगे कितना बचेगा, 9। तो ये आंसर है इसका। बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सूत्र में ध्यान देना पड़ेगा, और वो भी तो एकदम इजी है, पहले इसके बारे में कुछ बता ही चुके हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मुक्त ऊर्जा। मुक्त ऊर्जा, फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी ये क्या होती है? मान लिया जाए कोई एक तंत्र है, ठीक है, उस तंत्र की, मान लीजिए कोई तंत्र है, इस तंत्र की कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को, भाई नाम से समझ आना, कोई भी तंत्र की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, फ्री एनर्जी कहते हैं। भैया आप कितना काम कर रहे हैं, आपके में कितना क्षमता है, वही आपके फ्री एनर्जी को क्या करेगा, डिनोट करेगा। तो देखते हैं आगे इसका होता कैसा है। इसको जी से डिनोट करते हैं, जी से डिनोट करते हैं तो क्या होता है इसका, H प्लस TS ये होता है। और दोनों तरफ यदि हम डेल लेते हैं तो डेल G इक्वल टू डेल H प्लस T डेल S होता है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, गिब्स हेल्म होल्ड भी बोलते हैं इसको, गिब्स हेल्म होल्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये वाला इसके सूत्र को। अब इसको डेल जी को जैसे एंथैल्पी को रखे थे वैसे इसको भी करेंगे। कैसे? डेल जी का मान क्या होगा, समीशन जी प्रोडक्ट माइनस समीशन जी रिएक्टेंट, सेम इसका भी वही है। अब इसमें और कैसे इसको देखा जा सकता है उसको बता रहा हूं मैं आपको, ये हो गया, ध्यान रखिएगा इसके सूत्र को, है ना। ये यदि डेल जी का मान यदि माइनस में आ रहा है, डेल जी का मान यदि माइनस है, तो रिएक्शन जो है वो स्वतः होगी। बहुत ध्यान से देखिएगा ना, पूछा ही जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। यदि डेल जी का मान माइनस में हो तो रिएक्शन स्वतः होगी, यदि डेल जी का मान है प्लस में आएगा तो जो रिएक्शन होगा वह स्वतः नहीं होगा, याद रखिएगा। हो गया। यदि डेल जी का मान 0 में आ रहा है तो रिएक्शन जो है वो साम्य में होगा, मतलब स्थिर होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक तो ये हो गया। फिर एक और इस तरीके से और देख लेते हैं। यहां पर मैं क्या किया, डेल जी का मान बता दिया, यहां सॉरी डेल एच का मान, यहां डेल एस का मान, और यहां पर डेल जी का मान। ये कैसे परिवर्तन होता है उसको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यदि डेल एच का मान माइनस में है और डेल एस का मान भी माइनस में है तो डेल जी में क्या होगा, डेल एच बड़ा होगा टी डेल एस से, याद रखिएगा। यदि डेल एच का मान प्लस में होगा और डेल एस का मान भी प्लस में होगा तो डेल टी डेल एस बड़ा होगा डेल एच से, याद रखिएगा। यदि डेल एच का मान किसमें होगा, माइनस में, इसका मान प्लस में होगा तो टी डेल एस बराबर होगा डेल एच के। तो याद रखिएगा ये 2-3 प्रकार है, या 2-3 इसका एक फार्मूला मान लीजिए, पूरा निचोड़ के बनाया हुआ फार्मूला है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। एक और इसी में आगे बता रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे करना है उसको मैं उसको मिटा के बता रहा हूं। हाँ, तो आगे इसमें देखते हैं डेल एच और ये डेल एस और डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। मैंने आप लोगों को शायद सूत्र में यहाँ पर प्लस बता दिया हूँ, जो स्टार्टिंग में बताया हूँ उसको माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। शायद मैंने यहाँ प्लस बताया है, इसको माइनस कर लीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा ना, इसको माइनस कर लीजिएगा ये सूत्र में। तो और इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, निष्कर्ष क्या निकलेगा ये याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान दीजिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है।
और शायद पिछले साल या 2016 वाले एससीएफ में एक क्वेश्चन इससे पूछा ही गया है। तो देखिए है क्या, यदि डेल एच का मान माइनस में है और डेल एच का मान प्लस में है, तो इन पूरे का मान क्या आता है, माइनस में आएगा। तो सभी जो रिएक्शन है सभी ताप पर क्या होगा, स्वतः होगा ये, ठीक है, सभी ताप पर स्वतः होगा ये, यदि इस टाइप का आता है। तो यदि डेल एच का मान प्लस में है और डेल एच का मान माइनस में है, तो इसका जो मान जो आएगा प्लस में आएगा, याद रखिए, इसका माइनस मतलब माइनस आ गया, प्लस मतलब प्लस में आएगा। तो सभी ताप पर स्वतः नहीं होगा, याद रखिएगा, या डायरेक्ट लिख सकता हूं, सभी ताप पर स्वतः नहीं होगा ये। अब देखिए, यदि डेल एच का मान माइनस में, डेल एच का मान भी माइनस में और इस पूरे का मान भी यदि माइनस में आता है, यदि तीनों माइनस हो जाता है, तो निम्न ताप पर स्वतः होगा, याद रखिएगा, निम्न ताप पर स्वतः होगा, याद रखिएगा। यदि तीनों का मान प्लस प्लस में आता है तो निम्न ताप पर स्वतः नहीं होगा, याद रखिएगा, नहीं होगा मतलब उच्च ताप पर स्वतः होगा। तो इसको बहुत ध्यान रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है मैं एक आध दो एग्जांपल के माध्यम से आप लोगों को बता देता हूं। मुक्त ऊर्जा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने बना दिया है, उसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए, क्वेश्चन यदि पूछ दिया, यदि डेल एच का मान ऋणात्मक में है, डेल एच का मान धनात्मक में है, तो मुक्त ऊर्जा से संबंध किस टाइप का बनेगा, उसको पूछ दिया। तो हमने पहले ही बता दिया था यहाँ पर कि डेल एच, डेल एस और डेल जी ऐसा करके बता दिया था। यदि ये दोनों माइनस में यदि हुआ तो डेल एच बड़ा होता है डेल टी एस से, यदि प्लस प्लस हुआ तो डेल टी एस बड़ा होता है डेल एच से, ये बता दिया था। यदि, लेकिन हमने बताया था यदि डेल एच माइनस है और ये यदि प्लस है तो क्या होता है, दोनों क्या होता है, साम्य में होता है, मतलब दोनों क्या होता है, दोनों का मान डेल एच इक्वल टू टी डेल एस, दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका संबंध क्या हो जाएगा, डेल एच बराबर होता है टी डेल एस। ये तो ध्यान रखिएगा, बहुत सरल है। हम जो सूत्र बताए हैं उसको बस ध्यान रखिएगा, वो एक एक सूत्र से आपको पूरा एक एक क्वेश्चन बन जाएगा और इससे बाहर का क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। तो नेक्स्ट देखिए क्या है, ये थोड़ा इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे देखिए, थोड़ा घुमाने वाला है लेकिन ध्यान रखिएगा क्या करना है। यदि डेल एच का मान ऋणात्मक, डेल एच का मान भी ऋणात्मक और डेल जी का मान भी ऋणात्मक है, डेल जी का मान मतलब डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस गिव्स हिम, इसका भी माइनस यदि माइनस में है, तो अभिक्रिया कब अस्वतः होगी। क्या पूछ दिया कि अभिक्रिया कब अस्वतः होगी, हमने पढ़ा कि स्वतः होगी। तो देखिए, तीनों का मान यदि ऋणात्मक में है तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि वह निम्न ताप में स्वतः होती है, ये इसका निष्कर्ष निकलता है। लेकिन अस्वतः पूछ दिया तो भाई निम्न ताप में क्या होती है, ये स्वतः होती है, तो उच्च ताप में क्या हो जाएगी, ये अस्वतः हो जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उच्च ताप पर ये क्या हो जाएगी, अस्वतः हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, H2 प्लस Cl2 क्या बना लिया, 2HCl बना लिया, तो डेल जी का मान क्या होगा पूछ दिया इसमें। तो भाई हमको पता है इसका क्या होता है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो ये भी दो है, ये भी दो है, मतलब दोनों बराबर हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ये इसका मान क्या हो जाएगा, दोनों यदि दोनों के एक दूसरे घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये इस टाइप के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत निचोड़ के बनाए हुए सब क्वेश्चंस हैं, तो इसको प्लीज करके ध्यान रखिएगा। और थर्मोडायनेमिक ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 में हम जो मिलते हैं इसमें हम जो पढ़ेंगे ऊष्माशोषी है, सॉरी ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, उसमें कैसे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने काफी बुक को निचोड़ के उसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे बनाया है, उसको मैंने बनाया है। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। तो ये तब तक फिर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा हम लोगों का थर्मोडायनेमिक, ठीक है। तब तक आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू। और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और
शेयर तो बिल्कुल करिएगा ही, क्योंकि सामने वाले भी इसका पता चले कि कैसे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। सीजी व्यापम में या कहीं का भी व्यापम हो, केमिस्ट्री से रिलेटेड हर क्वेश्चन इसी टाइप का आया जाता है। थैंक यू।